Hello everyone. In this video I am going to discuss NEET 2024 physics questions. Okay, let's begin this video. So first question, thin spherical cell is charged by some potential बताना है. Find the difference between potential difference between 2 points C and P. तो हमें पता है अगर थिन स्फेरिकल सेल है तो उसमें सेंटर और सरफेस ऑफ द सेल के बीच में जो पोटेंशियल होता है वो तो सेम होता है. अगर वो सेम होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4. हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बता रहे हैं, दिस फॉलोइंग इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस. ठीक है, तो बताते हैं. अगर हम लोग इसको ध्यान से देखें तो व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा दिख रहा है कुछ. तो मतलब यहाँ पर तो ये तो जो है कोई काम ही नहीं करेगा, यहाँ से करंट ही नहीं जाएगा, तो इसका कुछ वही नहीं. तो हमारा जो इन दोनों का जो आएगा नेट कैपेसिटेंस वो कितना आएगा हमारा 1. इन दोनों का 1 आएगा और दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों का जोड़ के हमारा 2 आ जाएगा. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 2, फर्स्ट वाला. मास ऑफ अ प्लेनेट इज 1/10 ऑफ दैट ऑफ अर्थ एंड इट्स डायमीटर इज हाफ द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दैट प्लेनेट. ठीक, तो हमको पता है जो जी होता है, इसे हम लोग अर्थ का निकालते हैं तो हमारा क्या होता है, कैपिटल G m/r². अगर हम लोग उस प्लेनेट का देखें तो हमें क्या दिया है कि उसका जो मास है उस प्लेनेट का 1/10 ऑफ द अर्थ है. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m/10 हो जाएगा. और जो उसका डायमीटर है वो हाफ. अगर डायमीटर हाफ है तो रेडियस भी हाफ होगा. तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे तो 4/10 G m/r². और ये हमारा आ जाएगा 2/5. और ये तो हमारा G है, तो इसका मतलब जो हमारा जो उस प्लेनेट पे G आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो हमारा आएगा 2/5 टाइम्स ऑफ G. अच्छा, हम उसको सॉल्व करें तो ठीक है 10 ही ले लें अगर, तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्सीमेटली 4 आ रहा है. और 4 के सबसे करीब कौन सा वाला है, तो 3.92 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो व्हील का है. और इसमें क्या कह रहा है हमारा कि करेक्ट ऑप्शन बताना मैं. ठीक, कोई व्हील है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो p और q पॉइंट पे जो वेलोसिटी या फिर कौन सा ज़्यादा तेज चलेगा और कौन सा धीमे चलेगा उसके बारे में बताना है. तो ये तो ऐसा आपने डायग्राम भी देखा होगा कि यहाँ पर कैसा क्या होता है, यहाँ पर v होता है, यहाँ पर v/2 होता है, ऐसे करके होता है ना. और ये वाला और कम होता है. तो इसका मतलब तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा पॉइंट P मूव स्लोअर देन Q. P स्लोअर ये तो नहीं, P तो ज़्यादा ही होना चाहिए. P मूव फास्टर ये हो सकता है. बोथ द पॉइंट्स ये नहीं होगा. पॉइंट्स P है 0 स्पीड, ये भी नहीं, 0 तो नहीं होगा, ये तो 2v होता है जहाँ तक मुझे याद है. तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, पॉइंट P मूव्स फास्टर देन पॉइंट Q. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्मोडायनामिकल सिस्टम है, साइक्लिक ये भी ठीक है. द वर्क डन बाय द गैस अलॉन्ग पाथ BC के अलॉन्ग बताना हमें वर्क डन कितना होगा. तो BC के अलॉन्ग अगर हम लोग देखिए PV कर्व है, तो BC के अलॉन्ग वर्क डन होता हो क्या था P∆V. लेकिन BC के अलॉन्ग तो वॉल्यूम तो सेम ही है, तो ये 0 हो गया, तो वर्क डन हमारा 0 हो जाएगा. तो फर्स्ट ऑप्शन. अ थिन फ्लैट सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस इतना इज प्लेस्ड जेंटली ओवर surface of water. If surface tension of water is 0.07 Newton per meter, then the excess force required to take it away from the surface. ठीक, तो हमारे पास क्या है, वाटर है और उसके ऊपर एक सर्कुलर डिस्क है. ये सर्कुलर डिस्क है, ये हम लोग साइड से देखें सर्कुलर डिस्क ये होगी. और जिसकी जो रेडियस दी हुई है हमें, रेडियस दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर.
तो हमें बताना है, और सरफेस टेंशन भी दिया है, तो हमें फोर्स बताना है कि कितना फोर्स हम लोग लगाएं कि जो डिस्क है इसको हम लोग उठा सकें। ठीक, तो इसमें हम लोग को पता है जो फोर्स होता है, फोर्स जो रिक्वायर्ड फोर्स होगा वो होगा हमारा पैरामीटर या फिर सरकमफेरेंस। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर डिस्क एंड इनटू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। तो इसका जो सर्कुलर डिस्क का जो सरकमफेरेंस है वो क्या होगा, 2πr, 2πr इंटू एस। तो 2πr कितना हो जाएगा 0 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख दें 4.5 इंटू 10⁻²। और सरफेस टेंशन क्या है 0.07 न्यूटन पर मीटर। तो इसको हम लोग अगर सॉल्व करें तो कितना आएगा, ठीक है करते हैं। ठीक, 7 ये 10⁻² हो जाएगा, और ये 45। ठीक है, इसको और अच्छे से कर लेते हैं कुछ। 22 45 को हम लोग क्या ले सकते हैं 5 इंटू 9, और ये हमारा आ जाएगा 10⁻⁴। तो 5 2 जा ये 10 हो गया, और 9 2 जा 18, 119, 10 इंटू 10⁻⁴। तो ये कितना हो गया -4 है, तो 0.198 हो जाएगा न्यूटन। और अगर हम उसको मिली न्यूटन में लिखें तो 3 पॉइंट इधर आएगा, तो हमारा कितना हो जाएगा ये। अच्छा, यहाँ पर 1 2 3 4 0.198। ठीक है, कहीं तो जीरो का कुछ दिक्कत लग रहा है मुझे। 4.5, अच्छा ये 4.5 वाला जो पॉइंट है ये हम लोग एक भूल गए, तो यहाँ 10⁻⁵ होगा। तो ये हमारा आ जाएगा 0.0198 न्यूटन, और इसको हम लोग जो मिली न्यूटन में लिखेंगे तो आएगा हमारा 1 2 3, तो 19.8 मिली न्यूटन। तो हमारा इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, the movement of inertia of a thin rod about its axis, movement of inertia about its axis passes through its midpoint and perpendicular to the rod is इतना, the length of, ठीक है तो आसान, the length of, ये हमें मास भी दिया रॉड का तो हमें लेंथ बताना है। तो हमें ये पता है कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर कोई रॉड है, ये एक रॉड है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और वो इस एक्सिस पे घूम रहा है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/12 ml²। ठीक है, तो हमें क्या लेंथ बताना है, तो 2400 है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें दिया हुआ है, और मास भी हमें दिया, मास कितना है 400 L²। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं ये 4 6 4 जो 24, L² क्या आ गया 6² इंटू 2, तो L हमारा कितना आ गया 6√2 मीटर सेंटीमीटर। तो 6 7 8, तो ये हमारा हो गया लगभग, इसको हम लोग देखें तो अप्रॉक्सीमेटली इतना आ जाएगा। तो इसका क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन होगा। एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम स्ट्राइक का ग्लास सरफेस है। ठीक है, ये तो अगर एक ग्लास सरफेस है और उस पर अनपोलराइज्ड लाइट टकराती है, ठीक है, तो क्या होगा, आई उसका कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, तो उसमें जो रिफ्लेक्टेड पार्ट ठीक, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, रिफ्लेक्टेड वाली, वो क्या होगी, वो कम्प्लीटली पोलराइज्ड होती है और ये पार्सली होती है। जो रिफ्रैक्टेड होगा वो पार्सली होगा और ये कम्प्लीटली। तो ये किस में हमें दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन है, इसमें दिख रहा है। और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट विल बी पार्सली पोलराइज्ड। तो रिफ्लेक्टेड की बात कर रहा है, जबकि हमें पता है कि जो रिफ्लेक्टेड होता है वो
तो पूरा हो जाता है, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड होगा वो पार्शली होता है। और इसमें क्या बोला, रिफ्रैक्टेड लाइट विल बी कम्प्लीटली पोलराइज्ड। ये भी गलत है, ये भी गलत है। बोथ रिफ्लेक्टेड आर कम्प्लीटली पोलराइज्ड, ये भी। तो ये फोर्थ ऑप्शन हमारा सही होगा इसमें। द क्वांटिटी विच हैज सेम डायमेंशन एज दोस्त ऑफ सॉलिड एंगल। ठीक है, तो सॉलिड एंगल हमें पता है, जो सॉलिड एंगल होता है उसका यूनिट तो होता है, ठीक है, लेकिन उसका डायमेंशन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है। तो उसका डायमेंशन जो होता है सॉलिड एंगल का वो क्या होता है, M0 L0 T0। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, स्ट्रेन एंड एंगल, क्या ये होता है? तो हाँ ये हो सकता है। क्यों? स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन डेल्टा L/L, इसका तो कोई डायमेंशन ही नहीं है, और एंगल का भी कोई डायमेंशन नहीं होता, ये हो सकता है। ठीक है, होगा ही वैसे। स्ट्रेस एंड एंगल, स्ट्रेस ये तो ये क्या होता है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया, वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। तो ये तो भैया ये तो प्रेशर का डायमेंशन हो गया इसके बराबर, ये तो नहीं होगा। स्ट्रेन एंड आर्क, आर्क का मतलब जैसे ये है आर्क ऑफ अ सर्किल, तो अगर ये थीटा है और ये लेंथ एल है, और जो आर्क, अच्छा ये आर है, और जो आर्क है वो एल है, तो हमें पता है एल आर थीटा, तो इसकी डायमेंशन तो आर के बराबर मतलब एल के बराबर है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो ठीक है, एंगुलर स्पीड और स्ट्रेस इसका तो होता ही है, स्ट्रेस का होता ही है, हमें यहाँ पता है, तो पहला ऑप्शन होगा इसका। द ग्राफ विच शोज द वेरिएशन, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी डी ब्रॉगली वेवलेंथ। ठीक है, तो हमको पता है कि ठीक जो एनर्जी होता है Sc/λ होता है, और हमको क्या एनर्जी और किसके बारे में बताना है, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी E वेयर लैम्डा इज डी ब्रॉगली वेव। अच्छा, फ्री पार्टिकल की बात कर रहा है, तो फ्री पार्टिकल के लिए क्या हो जाएगा इसमें ई हमें क्या बताया, ये है 12 mv², और अगर हम लोग इसको और अच्छे से लिखें तो ये p² हो जाएगा। और p क्या होता है, h होता है p इंटू लेमडा, तो p हमारा हो जाएगा h/λ। तो e हमारा क्या हो जाएगा, h²/2m λ²। e एक तरीके से क्या हो गया, 1/λ² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका अगर ग्राफ बनेगा एक तरीके लीनियर ग्राफ ही तो बना। अगर हम लोग ई को एक्स एक्सिस पे प्लॉट करना चाहते हैं और 1/λ² को वाई एक्सिस पे, तो एक तरीके से कैसा हो गया, ये हो गया x इक्वल टू h²/2m इंटू वाई। तो एक लीनियर कर्व बना। तो लीनियर इसमें कौन सा है, फोर्थ वाला ही लीनियर है, तो फोर्थ वाला ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है एक तरीके से, अच्छा और थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी कह सकते हैं। पूरे पेपर में सबसे अच्छा, मतलब अच्छा तो नहीं, लेकिन जैसे कि हाँ ट्रिकी और थोड़ा दिमाग थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। अ लाइट रे इंटर थ्रू अ राइट एंगल प्रिज्म एट पॉइंट P। ठीक है, यहाँ से लाइट गई इंसिडेंट 30 डिग्री, इट ट्रेवल्स थ्रू द पैरेलल टू इट्स बेस BC एंड इमर्ज अलॉन्ग द फेस AC। ठीक है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द, ठीक है, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है प्रिज्म का। तो लाइट क्या है, यहाँ से गई और यहाँ पर BC के पैरेलल चलती रही, और उसके बाद यहाँ से एक तरीके से ग्रेजिंग करते हुए यहाँ से गई, सिर्फ सरफेस को छूते हुए। ठीक है, तो हम लोग को बताना है, तो इसमें देखते हैं। अगर हम लोग देखें ये एंगल हमारा 90 है, अगर ये हमारा 90 है तो अच्छा, अगर हम लोग इस मीडियम से इस मीडियम में, मतलब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है लाइट, अगर हम लोग इस पोर्शन की बात करें तो डेंसर से रेयर में जा रही है और ग्रेजिंग करते हुए जा रही है, तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला एंगल टाइप का हो गया। तो अगर हम लोग इस एंगल को IC माने, ठीक है, हम लोग इसको IC कह रहे हैं, तो अच्छा एक और चीज़ हम लोग इसमें देखें अगर, ठीक, ये हमारा क्या हो गया, अच्छा ये अगर हमारा 90 है
ठीक, ये अगर हमारा 90 है तो ये एंगल ये भी 90 होगा हमारा, ठीक। और अगर ये 90 है तो ये भी हमारा 90 होगा, ठीक। और इसमें क्या है, ठीक, देखते हैं। अगर ये आईसी है, ये एंगल हमारा आईसी है तो ये 90 है और ये कितना है, ठीक ठीक। अगर ये हमारा 90 है तो ये 90 हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। और अगर हमारा ये 90 है तो ये 90 होना चाहिए। तो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, और ये पूरा अगर हम लोग क्वाड्रिलेटरल देखें, ये देखें तो इसमें क्या होगा, ये 90, ये 90, ये 90, तो ये वाला भी क्या होगा, 90 होगा। तो ये हो गया हमारा 90। और ये अगर आईसी है तो जो ये वाला एंगल होगा ये हमारा कितना होगा, 90 माइनस आईसी, ठीक। अब हम लोग क्या करें कि यहाँ पर और यहाँ पर हम लोग स्नेल्स लॉ लगा दें, ठीक। तो हम लोग को आ जाएगा आंसर। हम लोग यहाँ इस वाले पॉइंट पे लगाएं तो क्या होगा हमारा होगा साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ पर साइन आर क्या होगा, साइन 90 माइनस आई सी। और ये हमारा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म के बराबर, म्यू के बराबर। और अगर हम लोग स्नेल्स लॉ यहाँ पर लगाएं, या फिर ये तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला डायरेक्ट फार्मूला ही हम लोग को पता है, और वो क्या होता है, साइन आई सी इक्वल टू 1/μ। अब इसको बस यहाँ पुट कर दो, और जब यहाँ पर पुट करेंगे हम लोग तो कितना का साइन 30, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस थीटा। तो कॉस आई सी इक्वल टू 1/sin आई सी। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, tan आई सी इक्वल टू साइन 30 डिग्री, ठीक। तो हमारा जो tan आई सी आया, tan आई सी और साइन 30 डिग्री 1/2। तो इसका मतलब क्या, अगर हम लोग को ये ऐसा एक ले लिए, ये आई सी है तो यहाँ पर tan आई सी 1/2 है, तो इसका मतलब ये 1 होगा, ये 2 होगा। तो ये वाला क्या होगा, ये √5 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो हमारा जो, ठीक है, तो हमारा जो साइन आई सी आएगा इस ट्रायंगल से, अगर हम लोग देखें जो साइन आई सी है वो हम लोग किसके बराबर है, 1/√5, इसी बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया साइन आई सी। अच्छा, साइन बाई कॉस। अच्छा, यहाँ कुछ दिक्कत है, यहाँ पर कुछ दिक्कत है। ये tan आई सी इसके बराबर नहीं होगा, tan आई सी होगा, तो ये भी थोड़ा गलती है, सॉरी फॉर देट। यहाँ पर क्या होगा, tan आई सी जो हम लोग का होगा वो होगा 1/sin 30। तो जब 1/sin 30 होगा तो कितना हो जाएगा tan आई सी, tan आई सी होगा हमारा 2 के बराबर। फिर यहाँ पर एक देखें हम लोग, तो अगर ये आई सी है तो ये 2 है, तो 2 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा √5, ठीक। तो यहाँ से हम लोग का साइन आई सी कितना आ गया, साइन आई सी आ गया 2/√5, और जो म्यू है वो क्या है, 1/sin आई सी। तो इसका जो हम लोग का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा वो कितना होगा, √5/2। तो इसका मतलब जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक। थोड़ा लेंदी था लेकिन ठीक है, अच्छा सवाल है। 2 बॉडीज ए एंड बी ऑफ सेम मास, ठीक है, ए और बी सेम मास है, सेम मास अंडरगो कंप्लीट इनइलास्टिक कोलिजन है, ठीक। द बॉडी मूव्स विद वेलोसिटी बिफोर द वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम आफ्टर
कोलिजन V2, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि सपोज हमारे पास दो बॉडी थी, ये बिफोर कोलिजन की बात है, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास हमारा सेम है, और ये V1 से जा रहा है, ये इनिशियल है, और फिर बाद में क्या हुआ, इन इलास्टिक कोलिजन। तो इन इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, मास चिपक जाता है एक दूसरे से, और फिर ये V2 वेलोसिटी से जाने लगे। तो हमें V1 और V2 का रेशियो बताना है। तो हम लोग क्या मोमेंटम कंसिडर कर दें, तो इनिशियल मोमेंटम क्या है mv1, और फाइनल मोमेंटम क्या है 2mv2। तो यहाँ से V2, अच्छा V1 अपॉन V2 पूछा है, तो V1 अपॉन V2 हम लोग का जो आएगा वो हमारा आ जाएगा 2/1, और सेकेंड ऑप्शन होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ, ठीक, हमें क्या पूछा है फॉर, ठीक है, ऑफ इसी ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड है। फॉर अ सोलर सेल लाई इन द फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द ग्राफ, ठीक है, इन अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन डायोड द करंट मेजर इन माइक्रो एम्पियर इज ड्यू टू द मेजोरिटी, ठीक है। मेजोरिटी नहीं, वो तो अगर बहुत कम करंट है वो तो मेजोरिटी नहीं, फिर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा तभी तो बहुत कम करंट आ रहा है। ये तो बी वाला तो गलत है, तो बी वाला अगर हम लोग देखें किस में इनकरेक्ट है, तो या तो 4 हो सकता है, तो ये तो ऐसे भी हो गया, मतलब तो कुछ देखना ही नहीं इसमें, इसमें तो ऐसे ही हो गया कि, ठीक है। अच्छा नहीं, बी तो इनकरेक्ट इसमें भी है, ठीक है, तो हम लोग को पहला वाला देखना पड़ेगा। तो हमें आई वी कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, हम लोग आई वी कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ बनाए, तो कैसा ग्राफ जाता है, ऐसा कुछ जाता है, ऐसा जाएगा, फिर ऐसा। तो जो ये वाला पोर्शन है ये होता है हम लोग का एलईडी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट वाला। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट मतलब पहला सही है, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट इज करेक्ट, बी इज इनकरेक्ट, पहला ऑप्शन होगा करेक्ट, फोर्थ वाला नहीं होगा। एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और उसका डिस्प्लेसमेंट और का एक तरीके से टाइम से रिलेशन दिया हुआ है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स 5 न्यूटन, द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है, हमें इंस्टेंटेनियस पावर बताना है, तो हमें पावर पता है क्या होता है, dx/dt ये होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पावर एफ वी के बराबर होता है। तो अगर हमने डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2t-1, तो dx/dt जो v है वो हमारा कितना हो जाएगा 2 के बराबर। तो जो पावर आएगी वो एफ वी है, तो एफ कितना 5 2, तो हमारा 10 वॉट आ गया। तो इसका मतलब क्या, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन द मोनोक्रोमेटिक सोर्स इन यंग डबल एक्सपेरिमेंट रिप्लेस, अच्छा उसको रिप्लेस कर दिया वाइट लाइट से। जो मोनोक्रोमेटिक सोर्स था उसको हम लोगों ने वाइट लाइट से रिप्लेस कर दिया है। तब हमें बताना कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं, इंटरफेरेंस पैटर्न तो होगा, तो ये गलत है, ठीक है, तो ये पहला गलत है। और उसके बाद क्या कह रहा है, देयर विल बी ए सेंट्रल डार्क फ्रिंज, नहीं सेंट्रल डार्क फ्रिंज तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से भले वाइट लाइट मतलब बहुत सारी आ गई, वो उसमें विबग्योर आ गया इधर भी, लेकिन सबकी सब जब सेंटर पे मिल रही हैं, सबकी सब क्या है, पाथ डिफरेंस सबका 0 है, तो यहाँ पर ब्राइट ही होगा, तो ये भी गलत है। देयर विल बी अ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज विथ वाइट, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट वाइट फ्रिंज सराउंडेड बाई फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, ये हो सकता है। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑफ इक्वल विथ, अच्छा इसकी बात करेगा तो हमें पता है जो फ्रिंज की विड्थ होती है वो क्या होता है d λ/d। तो अगर मोनोक्रोमेटिक सोर्स नहीं है तो लेमडा बहुत सारी वैल्यूज होंगी, विबग्योर जैसे हमें पता है, तो अलग अलग कलर के लिए अलग अलग वेवलेंथ है, तो ये जो फ्रिंज विड्थ है ये भी अलग ही अलग होगी, तो फोर्थ भी नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, थर्ड सही होगा कि सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होगा वाइट कलर का और सराउंडेड बाई होगा फ्यू कलर्ड फ्रिंजेस, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, द मैक्सिमम इलोंगेशन ऑफ अ स्टील वायर, मैक्सिमम इलोंगेशन वो कितना है 1 मीटर ऑफ 1 मीटर लेंथ, अच्छा इफ, अच्छा हमें मैक्सिमम इलोंगेशन पूछा ही है, ठीक। इफ इलास्टिक लिमिट ऑफ स्टील एंड इस यंग, ये ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट हो गई और ये हमारा क्या होगा यंग डबल वो यंग्स मॉडुलस हो गया,
तो हमें पता है यंग मॉडुलस होता है वो क्या होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ठीक, और जो स्ट्रेस है तो इलास्टिक लिमिट एक तरीके से स्ट्रेस ही का काम कर रहा है, तो वो हमारा हो गया 8 × 10⁸ और एप्सिलॉन क्या होता है डेल्टा L/L। एल हमें क्या है 1 मीटर दिया हुआ है, और यंग मॉडुलस हमारा कितना है 2 × 10⁻11। हमें डेल्टा L निकालना है, तो 8 यहाँ पर 3 आ जाएगा, ठीक, 2 4 आ जाएगा। तो हमारा जो डेल्टा L आएगा वो हमारा कितना आएगा 4/10⁻³ मीटर। और इसको जब हम लोग मिलीमीटर में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 4 मिलीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट, 4 मिलीमीटर का एलोंगेशन होगा। ठीक, अब इसमें देखते हैं, हमसे पूछा क्या है, ठीक है कि रिएक्शन हो रही है एक तरीके से न्यूक्लियर रिएक्शन है, तो इसमें क्या है एक्स से क्यू बन जा रहा है। ठीक, द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ द प्रोडक्ट क्यू। फाइनल में जो मास नंबर और एटॉमिक नंबर बचेगा वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हो क्या रहा है एक बार देख लेते हैं। एक्स था पहले, फिर उसमें से अल्फ़ा डीके हुआ और वाई बन गया, फिर वाई के बाद एक पॉजिट्रॉन निकला जेड बन गया, फिर बीटा माइनस का डीके हुआ पी बन गया, फिर इलेक्ट्रॉन का डीके हुआ क्यू बन गया। अच्छा, अगर हम लोग मास नंबर और एटॉमिक नंबर ही निकालना है तो एटॉमिक नंबर हमारा किसके बराबर होता है, एटॉमिक नंबर हमारा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन डिके हुआ है इसका तो कुछ मायने नहीं रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मुकाबले बहुत ही कम होता है। प्रोटॉन का मास बहुत बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन से। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अल्फ़ा डिके हुआ, ठीक है, एक्स पहले कितना था 290 82, अल्फ़ा डिके हुआ, अल्फ़ा का मतलब क्या हो गया 4 मास नंबर 2 जो है पॉजिटिव चार्ज, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 और फिर इसमें 4 कम हो जाएगा और इसमें से 2 कम होगा तो 80 आ गया। और फिर जब बीटा डिके होगा, सपोज यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का तो कुछ वो नहीं, अगर बीटा डिके हुआ फिर ये जेड बन जाएगा, फिर जेड से अगर बीटा डिके हुआ बीटा माइनस, तो बीटा माइनस में होता क्या है कि हमारा जो एक न्यूट्रॉन है वो हमारा बन जाता है प्रोटॉन, और मास में कोई अंतर नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जब P बनेगा तो P में क्या होगा 286, और यहाँ पर एक हमारा न्यूट्रॉन बन गया प्रोटॉन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 81। ठीक, तो यहाँ तक आ गई हम लोग की P की कहानी। अब P के बाद अगर एक इलेक्ट्रॉन का डिके हो भी रहा है तो Q का जो एटॉमिक नंबर है और एक और क्या पूछा मास नंबर, उसमें कोई अंतर तो आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये Q में कन्वर्ट हुआ तब भी इसका जो मास नंबर है वो इतना ही रहेगा और एटॉमिक नंबर इतना ही रहेगा। तो इसका मतलब हो गया 286 और 81, 4 वाला हमारा करेक्ट होगा। A wire of length L and resistance इतना is divided into 10 equal parts. The first 5 parts are connected in series while next part are connected in parallel. Again connected in series. The resistance of the final combination. ठीक है, ऐसे तो मेंस में भी ऐसे सवाल आते रहते हैं बहुत बार। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार कर लेते हैं। वायर जिसका लेंथ L है उसको क्या किया गया, उसकी रेसिस्टेंस हमें दी हुई है 100 ओम, उसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कर दिया। अब उसके जो 5 पार्ट हैं उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया। ये सब पैरेलल में जुड़ गए हमारे, और जो बाकी 5 पार्ट्स हैं उसको हम लोगों ने सीरीज में जोड़ दिया। ठीक, अब इन दोनों को भी सीरीज में ही जोड़ दिया तो हमें कंबाइंड इसका वो पता। अच्छा, अगर 10 इक्वल पार्ट में अगर हम लोग इसको जो है ब्रेक कर दे तो हर एक पार्ट का जो रेसिस्टेंस होगा वो कितना होगा 10 ओम होगा। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना हो गया, इसका कंबाइंड रेसिस्टेंस हो गया 10/5, मतलब 2 ओम हो गया। इनका कंबाइंड रेसिस्टेंस कितना हो गया 10 × 5 50 ओम हो गया। अब ये दोनों सीरीज में है
तो इसका हो जाएगा 52 ओम। तो इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, ये तो ऐसे आते रहते हैं सवाल, ये तो ठीक है, ये तो आसान है। और उसके बाद ये द आउटपुट वाई ऑफ अ गिवन, अच्छा हमें वाई के बारे में बताना है कि कौन सा होगा। ठीक, तो इसको हम क्या करें, यहाँ पर ए, ये बी और वाई, तो इसके 4 केस बना लेते हैं। ये बन गया हमारे 4 केस। अच्छा, जो पहला केस होगा, पहले केस में क्या है, दोनों में 0, यहाँ से 0, यहाँ से 0, तो यहाँ से 0 गया तो यहाँ 1 आ जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ से 0 गया, यहाँ से 0 गया, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे, यहाँ तो 1 आएगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, और फिर यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर फिर से 0 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा 0। और फिर उसके बाद क्या होगा, अगर हम लोग यहाँ से 1, यहाँ से 0, तो यहाँ से अगर 1 गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, और यहाँ से अगर 0 गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो ये 1 1 हो जाएगा, और ये 1 1 होगा तो यहाँ फिर से 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा आ गया फिर से 0। अब क्या होगा, 0 और 1, यहाँ से 0 और यहाँ से 1 गया, तो यहाँ से 0 गया तो यहाँ 1 बन जाएगा, क्योंकि ये क्या है, एंड गेट के आगे एक नॉट गेट लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से अगर 0 गया हमारा तो यहाँ 1 बन जाएगा, और यहाँ से अगर 1 गया तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, और फिर 1 और 0 यहाँ से जब आगे जाएगा तो यहाँ पर फिर से 0 बन जाएगा। और फिर अगर हम लोग 1 1 की बात करें तो यहाँ से 1, यहाँ से 1, तो यहाँ 0, यहाँ 0, फिर यहाँ पर आके 0, फिर यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। और ये सारी चीज़ किस टेबल को, अगर हम लोग y की बात करें तो कौन सा गेट ऐसा होता है कि 1 1 आने पर ही 1 होता है, वो तो हमें पता है कि एंड गेट पर होता है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा y होगा इधर रिटर्न, वो क्या y एंड गेट की तरह बिहेव करेगा, तो एंड गेट होगा इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ टाइटली वाउंड 100 टर्न्स कॉयल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर कैरीज अ करंट 7 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कॉयल। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है, अगर हम लोग पास एक कॉयल है, सर्कुलर कॉयल है, और जिसकी रेडियस हमारी r दी है, करंट I है, अगर हम उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो हमें पता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, μ0/2 I/r। और इसमें क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉयल ना होके 100 टर्न्स, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अब आएगी वो 100 टाइम्स हो जाएगी। और μ0 की हमें वैल्यू कितनी दी हुई है ये, तो μ0 की वैल्यू यहाँ हम लोग डाल देते हैं 4π10⁻⁷/2, और I हमारा 7 एम्पियर, और रेडियस ऑफ द कॉयल हो गया 10⁻⁻1 मीटर। ठीक, तो ये हो गया, और यहाँ क्या आएगा 100 × 10⁻⁻6 7 2 बच्चा, यहाँ से 2 भी है, तो यहाँ क्या आएगा 7 7 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आ जाएगा 44 × 10⁻⁴ और मिली टेस्ला है। अच्छा, तो कितना हो जाएगा ये 4.4 मिली टेस्ला ये आएगा हमारा। तो इसका हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा 4.4 मिली टेस्ला। इसको देखते हैं। हमें अच्छा स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हाइड्रोजन एटम और उसका वेवलेंथ कौन ठीक है। सपोज ये हमारा हाइड्रोजन एटम है और इसके सेल्स हैं, 1 हो गया, 2 3 कहाँ 4 5 6 तक जा रहा, ठीक है 5 6 ऐसा है। और इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा इसमें अगर हम लोग देखने वाली बात ये है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो 2 पर, सेल नंबर 2 पर ही आके रुक रहे हैं, ठीक। अच्छा, तो अगर सभी को 2 पर ही आना है, 3 से 2 4 से 2 5 से 2 6 से 2, तो जितना बड़ा गैप होगा उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी
लेमडा उतना ही कम होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि N2 और N1 में जितना गैप होगा लेमडा उतना कम होना चाहिए, और सबसे बड़ा गैप हमें D पे दिख रहा है जो कि 6 से 2 पर जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, D के लिए सबसे कम लेमडा होना चाहिए, और सबसे कम लेमडा किस में है, सबसे कम है 4102 नैनोमीटर। तो इसका मतलब क्या हो गया, D का 1 होना चाहिए, और D का 1 किस में दिख रहा है हमें, D का 1 हमें दिख रहा है सेकंड, और मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक, क्या इसको हम लोग, ठीक है ये सेकंड तो करेक्ट कर लिए, ठीक है ये ऐसे मतलब इसमें ज़्यादा कुछ हमें करना नहीं पड़ा, मतलब आसानी सवाल था, मतलब देखने में पहले तो कठिन लग सकता है, हो सकता है कुछ लोग सोचे कि हम ये वाले फॉर्मूले से करने का कोशिश करें, तो ये वाला होता है, ठीक है इससे कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी अगर करने बैठो तो फिर बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। अगर ये दिमाग में आ गया कि हाँ सारे इलेक्ट्रॉन तो सेकेंड नंबर वाले सेल पे ही जा रहे हैं, और तो तब तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो आराम से हो जाएगा। इफ सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट इन फ्री स्पेस, करेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना अबाउट फोटोन के बारे में बताना है हमें। द एवरेज एनर्जी ऑफ अ फोटोन इज एच म्यू, ठीक है ये तो सही है। द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज सी, ये भी सही है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन इज एच सी, नहीं हमें ये पता है कि जो एच होता है वो हमारा होता है पी लेमडा, ठीक है ये लेमडा ही तो हो गया। अगर हम लोग, ठीक है तो हमारा जो पी होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, एच बाई लेमडा, और लेमडा क्या होता है सी बाई म्यू, ठीक है तो ये भी सही है। अभी तक तो ये तीनों हमें सही लग रहे हैं। तो हमको बताना क्या है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, चूज द करेक्ट आंसर। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व, ये भी ठीक है। फोटोन पोसेसेस पॉजिटिव चार्ज, फोटोन के पास तो कोई चार्ज ही नहीं होता, ये किसने कह दिया कि कोई चार्ज आ गया फोटोन के पास, ठीक है तो इससे हमें क्या पता है, ये तो होने नहीं वाला। सेकेंड डी है जिसमें ए बी सी डी चारों सही है, तो इसका मतलब हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकेंड होगा। ये सवाल थोड़ा कंट्रोवर्शियल तो था ये सवाल, ठीक है ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी की तरफ से देखते, फिर भी मुझे तो लगता है कि न्यू एनसीईआरटी की तरफ से जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा डेटेड जो रिसर्च हुई है उसका सारा रहता होगा न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है देखते हैं क्या होता है, फिलहाल इसको करेंगे तो न्यू एनसीईआरटी से मेरे ख्याल से वो ज़्यादा सही रहेगा। तो इसमें क्या कह रहा है, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एज दे कंटेन इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड निगेटिव चार्ज, ठीक है तो ये तो सही है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन मतलब पॉजिटिव प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या सेम होती है, तो इसे वो न्यूट्रल है, ये तो सही लगता हुआ दिख रहा है। तो स्टेटमेंट वन सही होना चाहिए, किस में इसमें इनकरेक्ट है, तो इसमें इनकरेक्ट है तो ये नहीं होगा, और ठीक है सेकंड ऑप्शन क्या कह रहा है, एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट आर स्टेबल एंड एमिट देयर कैरेक्टरिस्टिक। अच्छा इसमें बात ये थी कि सारे एटम स्टेबल नहीं होते हैं, सपोज़ जो हम लोग जैसे कुछ एटम्स होते हैं, तो यूरेनियम का जो न्यूक्लियर उसमें इस्तेमाल होता है तो स्टेबल नहीं होता है, अगर उसमें हम लोग जो है उसका ठीक, तो ये ऑप्शन तो गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे कि जो कार्बन डिके होता है, कार्बन डिके सपोज़ कोई इंसान या फिर कोई भी पेड़ मरा, या फिर जैसे ही वो मरता है तो कार्बन जो होता है वो C14 से, जहाँ तक मुझे याद है C14 से C12 शायद ऐसा वो डिके होना चालू कर देता है, C14 से C12। तो इसका मतलब क्या, C14 तो स्टेबल है ही नहीं, वो डिके होना चालू हो रहा है, तो इसलिए सारे एलिमेंट के बारे में हम नहीं कह सकते एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट, ऐसा नहीं है, कुछ कुछ होते हैं जो स्टेबल नहीं होता, अनस्टेबल होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ऑप्शन स्टेटमेंट सेकंड है वो हमारा इनकरेक्ट है, तो इसका मतलब क्या होगा, थर्ड ऑप्शन हमारा सही होगा। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी हुज ईएमएफ इस इतना, इनिशियल रेसिस्टेंस इतना, व्हेन कनेक्टेड थ्रू एक्सटर्नल रेसिस्टेंस। तो हमें बताना क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी बताना है, ठीक है तो टर्मिनल वोल्टेज। अच्छा अगर हम लोग ये देखें
तो 1 ओम और 4 ओम सीरीज़ में जुड़े हुए हैं, तो यहाँ से जो करंट जाएगा वो कितना जाएगा, अगर हम लोग वो निकालने की कोशिश करें तो हमारा जो आई होगा वो कितना होगा 10/5, इसका मतलब 2 एम्पियर हो गया। और उसके बाद ये दोनों सीरीज़ में जुड़े हैं, ठीक है। अगर ये 10 एम्पियर यहाँ से जा रहा है तो अच्छा ये पूरा 10 वोल्ट बैटरी के पास है, तो 10 वोल्ट में से कुछ इधर जाएगा और कुछ वोल्ट इधर जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो वोल्टेज सपोज ये अगर बैटरी होती सिर्फ इंटरनल अगर छोड़ दी, पूरा ऐसा बैटरी बना दे पूरा, ये पूरी बैटरी है सपोज ये, ठीक है। तो ये हम लोग का ये इंटरनल रेसिस्टेंस हो गया और ये पूरी बैटरी है और ये जुड़ा हुआ है 4 ओम से। तो बैटरी के एंड पे सपोज ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो जो बैटरी के एंड पे जो पोटेंशियल होगा वो किसके बराबर होगा, वो जो पोटेंशियल डिफरेंस 4 ओम के बराबर 4 ओम रेसिस्टेंस पर है उसी के बराबर ही तो होगा। क्यों? क्योंकि जो 4 ओम रेसिस्टेंस है और जो बैटरी है ये दोनों आपस में पैरेलल में जुड़े हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारा जो PQ के अराउंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है फिर बैटरी का अराउंड वो किसके बराबर होगा, 4 × 2, इसका मतलब 8 वोल्ट। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है सही। इसमें क्या कह रहा है, ठीक है, ये फिर मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गेटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहा है। एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड हमें बताना है, एम्पलीट्यूड बताना है और टाइम पीरियड बताना है, ठीक। तो अच्छा ये x = 5 sin ωt+5 ऐसा कुछ लिखा है। तो अगर एम्पलीट्यूड की बात करें वो तो सीधे से दिख रहा है कि ये 5 हो जाएगा, एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा 5 मीटर। अगर ωt हमारा क्या है πt, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा क्या होता है 2π/T, वो पाई के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमारा जो T आया वो हमारा आ गया 2 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हो गया 5 और 2 सेकेंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज अप्लाइड टू अ ब्लॉक ऑफ ए फिगर मास ऑफ ब्लॉक ए एंड बी, ए और बी का मास इतना है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ए ऑन ब्लॉक बी। अच्छा अगर इस पॉइंट पे देखें, अच्छा जो यहाँ पर तो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस पॉइंट पे लग रहा है 10 न्यूटन, लेकिन बी जो ब्लॉक बी है वो किस वजह से आगे जाएगा, वो जाएगा जो इन दोनों का कॉन्टैक्ट सरफेस है उस पर ए के द्वारा जो फोर्स लगेगा बी के ऊपर उसी से तो बी आगे जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, अच्छा ये दोनों एक ही साथ जा रहे हैं तो इन दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा और वो एक्सेलरेशन बराबर किसके होगा 10 दोनों का मास का सम, वो हो जाएगा 2 मीटर/सेकंड स्क्वायर। और हमें चाहिए कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है, और बी पे फोर्स लग कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है और वो भी इस डायरेक्शन से जो कि ए के द्वारा लगाया जा रहा है, ये बी है और ये ए के द्वारा जो फोर्स लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब जो फोर्स बी पर लग रहा होगा वो हमारा क्या होगा 2 टाइम्स जो बी का मास है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 न्यूटन। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो ए है वो बी पर 6 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से बी आगे बढ़ रहा है, ठीक। ना वर्नियर कैलिपर and +1 division of the vernier scale coincide with the n division of main scale represent इतना the vernier constant, ठीक है। हमें पता है जो वर्नियर कांस्टेंट होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीज़न -1 वर्नियर स्केल डिवीज़न। मेन स्केल डिवीज़न हमें कितना दिया हुआ, अच्छा मेन स्केल जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है उसको हम लोग मेन स्केल डिवीज़न के टर्म में लिख लेते हैं, ठीक है। और हमें क्या दिया हुआ कि जो वर्नियर स्केल डिवीज़न है n+1 जो उसका डिवीज़न है वो किससे कोइंसाइड हो रहा है, वो हो रहा है n डिवीज़न मेन स्केल डिवीज़न से, n जो है। तो इसका मतलब क्या होगा 1 वर्नियर स्केल डिवीज़न जो है वो किसके बराबर हो जाएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीज़न के। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा n/n+1 मेन स्केल डिवीज़न। तो यहाँ से हम लोग क्या करें, मेन स्केल डिवीज़न हम लोग कॉमन ले लें, अच्छा यहाँ 1 बचेगा,
मेन स्केल डिवीज़न कॉमन ले लिया। और मेन स्केल डिवीज़न होता किसके बराबर है? अच्छा, इन सेंटीमीटर में बताना है। और मेन स्केल डिवीज़न हमें दिया हुआ है किसके बराबर है? 0.1 mm। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 इंटू 0.1 mm अपॉन n+1। लेकिन हमें चाहिए किसमें? हमें चाहिए सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। और सेंटीमीटर में जब कन्वर्ट करेंगे तो 0.001 सेंटीमीटर बाई n+1। और जब ये चीज़ नीचे आएगी तो 1000 हो जाएगा। अच्छा जी, 0.1 mm है तो सेंटीमीटर में करना है ना। तो सेंटीमीटर में करने के लिए सिर्फ एक जीरो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 0.01 होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? तो वर्नियर स्केल डिवीज़न होगा वो हमारा होगा बाई 100 n+1 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या होगा? सेकेंड ऑप्शन वो हमारा आइडियल ट्रांसफॉर्मर द टर्न्स, ठीक है, द रेशियो, ठीक है। हमें ये पता है कि आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए हमें फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है? वो ये है कि VS/VP वो होगा हमारा NS/NP के बराबर। लेकिन हमसे पूछा क्या है? हमसे VP/VS नहीं पूछा हमें, हमसे पूछा है VS/VP। अच्छा ठीक है, तो VS/VP हमने निकालते हैं, लेकिन हमें दिया कि NP/N। तो ये कितना हो जाएगा? 2/1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारा? 2:1। ये हमारा करेक्ट ऑप्शन। इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना मैग्नेटिक नेडल जो है परफॉर्म कर रहा है SHM नहीं, ठीक है, ऑसिलेट कर रहा है। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द नेडल इज़ इतना, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द नेडल इज़ इतना। हमें वैल्यू ऑफ x बताना है, ठीक। तो हमें ये पता है कि अगर कोई मैग्नेटिक नेडल है वो SHM कर रहा है एक मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है T=2π√I मैग्नेटिक ठीक है, मूवमेंट ऑफ द नेडल है ये। और हमें बताना क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। इसका मतलब क्या हो गया? हमें बताना m के बारे में बताना है, ठीक। तो m के बारे में हम लोग कैसे बताएंगे? m पहले निकाल लेते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो T²/4π² I/MB। यहाँ से जो m आएगा हमारा वो कितना आएगा? 4π² T², इसके बराबर आएगा। तो क्या हो गया? 4π²। और I हमें कितना दिया हुआ? I हमें कहीं दिया था, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मैग्नेटिक नीडल इज कितना दिया हुआ है? 9.8 × 10⁻6 kg/m²। और ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 0.049। और जो हमारा टाइम पीरियड, अच्छा टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड क्या है कि 20 ऑसिलेशन कंप्लीट करता है 5 सेकंड में। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा उसको लगेगा, अच्छा मतलब 1 सेकंड में वो 4 ऑसिलेशन कंप्लीट करेगा। तो इसका मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी उसकी 4 हो गई, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 और यहाँ पर 4 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ हम लोग सॉल्व करें तो 49 2 जो 98 होता है। तो यहाँ से क्या है हमारा? 2 × 10⁻⁻1 और यहाँ पर 10⁻³ हो जाएगा। और 16 4 जा, ठीक है, 16 2 8 कर देते हैं पहले। ये -3 बचेगा, ये -2 हो जाएगा। और 6 8 जा 48 128 और 10⁻² है ये। अच्छा हमें x की वैल्यू चाहिए ना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा π² × 10⁻² एम्पियर/मीटर²। लेकिन हमको दिया 10⁻5 में, तो इसको हमें 10⁻5 बनाना पड़ेगा। और इसको बनाएंगे कैसे 10⁻5? 2 तो पहले से ही है। अच्छा 2 तो ठीक है, कितना हो गया? 10⁻3, तो -3 और -4, यहाँ -4 होना चाहिए, -4 होगा। तो एक 10 से मल्टीप्लाई, एक 10 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 1280 π² × 10⁻5। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो हमारा x की वैल्यू है वो हमारी कितनी है? 1280 π²।
तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो होगा हमारा करेक्ट। ठीक, इसमें क्या डायमैग्नेटिक और इन सब के बारे में बात की है, तो ये तो हमको पता है, एक बार देख लेते हैं, बातें कर लेते हैं कुछ। सिर्फ डायमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, डायमैग्नेटिक के लिए जो हमारा ससेप्टिबिलिटी होती है वो 0 से लेकर -1 के बीच में रहती है। पैरामैग्नेटिक के लिए 1 से बहुत छोटी, लेकिन 0 से तो बड़ी रहेगी। और फेरो के लिए हमारा क्या होगा, फेरो के लिए हमारा जो होगा वो 1 से बहुत बड़ा होगा। ठीक, अच्छा इसमें देखें अगर हम लोग ठीक है, हम लोग को ये पता है, तो हम लोग इससे बात करें तो हमको ये कुछ दिखता हुआ दिख रहा है कि हाँ -1 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, और ये होता है डायमैग्नेटिक का। तो इसका मतलब 2 किससे मिलना चाहिए, 2 मिलना चाहिए 1 से, ए से। तो ए का 2 या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ कॉमन है, कॉमन तो कोई नहीं है, और भी चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। अच्छा ये हमें ठीक है, फेरो भी दिख रहा है, फेरो क्या है, फेरो भी हमारा ये हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, थर्ड बी से होगा। तो थर्ड क्या होगा, थर्ड हमारा बी से होगा, तो मतलब ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इससे हम लोग आ जाएगा कि ऑप्शन 1 जो हमारा होगा वो करेक्ट। असर्शन रीजनिंग का है ये। पहला असर्शन क्या कह रहा है, पोटेंशियल वी एट टेंशनल पॉइंट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल मूवमेंट, ठीक है। और रीज़न क्या दिया है, ये दिया हुआ है। हमें पता है कि जो पोटेंशियल होता है, सपोज ये डायपोल है, ठीक, और एक्सियल पे कोई एक पॉइंट है, और इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता करना है। तो पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला, तो जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4πε0 P/r स्क्वायर। तो ये होता है हमारा, अगर हम लोग एक्सियल पॉइंट पे देखें, ठीक, तो एक्सियल पॉइंट के लिए ये होता है। और हमसे कहा क्या कह रहा है, तो पोटेंशियल वी ऑफ एनी एक्सियल पॉइंट 2 मीटर आर फ्रॉम द सेंटर। तो इसका मतलब ये हमारा 2 हो गया, द डायपोल मूवमेंट वेक्टर पी, और ये हमें दिया हुआ है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 9 × 10⁹ इंटू पी हमें कितना दिया है 4 × 10⁻⁻6, और हमारा आर कितना हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा, 9 × 10⁻3। ठीक है, ये तो सही है, तो असर्शन हमारा सही है। अच्छा रीजनिंग की बात करें तो ये तो फॉर्मूला ही गलत दिया हुआ है ना। इसमें क्या 2 आ गया है, 2 तो नहीं है ना, जो फॉर्मूला हमारा है उसमें 2 तो कहीं है नहीं। तो इसका मतलब क्या, हमारा रीजनिंग है, रीज़न है वो हमारा गलत है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ठीक है, हमें डायरेक्शन ऑफ द करंट बताना है। इसमें क्या कह रहा है कि हमारा तो मैग्नेट है और वो मैग्नेट वी वेलोसिटी से इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो हमें इस वाले जो सोलेनॉइड है, इस वाले सोलेनॉइड में जो वायर लगी हुई है उसमें करंट का डायरेक्शन बताना है। तो अगर हम लोग देखें, ये हमारा साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये वी वेलोसिटी से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पर जो वायर होगी वो ऐसा पोल बनाएगी कि इस जो ये वाला हमारा मोशन है इसको अपोज करे। तो यहाँ पर कौन सा पोल बनना चाहिए, अगर ये साउथ है तो यहाँ पर भी साउथ ही बनेगा, और साउथ जब बनेगा तो ये हमारी डायरेक्शन ऑफ द करंट हो जाएगी, और ये भी ये डायरेक्शन ऑफ द करंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ से जा रही है और वहाँ से निकलेगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, डी से सी की तरफ जाएगी। इसमें क्या होगा, डी से सी की तरफ जाएगी। और जो ये वाला हमारा सोलेनॉइड है इसमें क्या है कि ऐसा पोल बनाएगा कि इस मोशन को अपोज करे। तो यहाँ पर कैसा पोल बनाएगा, अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर क्या बनाएगा, साउथ बनाएगा। यहाँ पर साउथ ऐसे बनेगा और करंट की डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी। ठीक,
तो यहाँ पर कहाँ कैसे जा रहा है फिर वो, ये हो जा रहा है हमारा कि ठीक है, ये हमारा जाएगा ऐसे ऊपर और यहाँ से जाएगा नीचे, मतलब ए से बी की तरफ जाएगा, ए से हमारा जाएगा बी की तरफ। ठीक, साउथ है तो ये साउथ बनाएगा, साउथ बनाएगा तो ऐसे जाएगा, और जब ऐसे जाएगा तो ये साउथ जब बनाएगा इस वाले केस में तो ये ऐसे नहीं जाएगा, ये हमारा जाएगा, ये नीचे गया फिर ऊपर गया। तो यहाँ से देखने पर हमें कैसा लगेगा कि ये यहाँ से जा रहा है नीचे और सी से निकलेगा, ऐसे गया, ऐसे निकला। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा डी से सी, डी से जाएगा और सी से निकलता हुआ दिखेगा। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा डी से सी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा बी से ए और सी से डी। इस वाले क्वेश्चन में काफ़ी बार कन्फ्यूज़न ये होती है कि साउथ में कैसा करंट का डायरेक्शन होगा, तो जैसा बन जाए, सपोज ये अगर सपोज ये हमारा सर्कल है और यहाँ पर अगर ये साउथ होता तो साउथ एस बना दो, साउथ पोल, और उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वही दिखा दो। सपोज ये इधर एरो जा रहा है, ये इधर है, तो इस करंट इस डायरेक्शन में जाएगा। और सपोज यहाँ पर नॉर्थ पोल बनेगा तो नॉर्थ के लिए ऐसे बना दो, यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। तो इसका क्या होगा, बी ए सी डी, नहीं बी ए सी डी नहीं, बी ए डी सी, सॉरी ये होगा। लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स वाई एज पर द फॉलोइंग, द एक्सप्रेशन ऑफ वाई, आउटपुट वाई। ठीक, इसको देखते हैं। अच्छा, ऐसे सवाल जब भी आए तो वैसे तो एक बार खुद ही देखना चाहिए, लेकिन सबसे आसान तरीका तो, क्योंकि इसमें कुछ कर नहीं सकते हमको कुछ पता नहीं है कि अगर जैसे मान लो ये ऐसा कुछ दिया होता कि यहाँ पर कोई, अभी जो एक हम लोगों ने सवाल किया था अभी इससे पहले, अगर ऐसा हमें दिया होता तो चलो हमें पता है कि चलो हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो इसमें सबसे छोटा तरीका जो, सबसे छोटा क्या है, ये दिया हुआ ये दिया हुआ, इन दोनों को देख लेते हैं, क्या पता यही सही निकल जाए। तो वाई किसके बराबर होगा हमें ये बताना है। अच्छा, बी बार मतलब अगर यहाँ पर 0 है तो 1, ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, तो इसका मतलब क्या है, तीसरा हो जाएगा। तो बस तीसरा हो गया। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे छोटा जो सबसे सही से हो जाए, आमतौर पर वही सही भी होता है, तो उसको देखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, कहाँ तक क्या फार्मूला लगाएंगे, या फिर सपोज इसका ये बुलियन अलजेब्रा हम लोग सॉल्व करें तो उसमें टाइम कंज्यूमिंग है। तो तुरंत सबसे छोटे जो है ना, तीसरा चौथा, इन सबको देख लो, उसी में से कुछ ना कुछ हो जाता है। अ पार्टिकल मूविंग विथ इन अ सर्कुलर मेंटेन, अच्छा कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो अगर वो सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ठीक, यहाँ पर घूम रहा है, यहाँ पर है, फिर कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, कुछ देर बाद यहाँ पर आएगा, और उसकी जो स्पीड है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन ये होती रहेगी। तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो नहीं है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी ये भी नहीं है। हाँ, वेरिंग वेलोसिटी तो है, वेरिंग वेलोसिटी, वेरिंग एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं। इस पॉइंट पे क्या है, एक्सेलरेशन इस पॉइंट इस डायरेक्शन में होगी, इधर इस डायरेक्शन में, इधर इस डायरेक्शन में, और इधर इस डायरेक्शन में होगी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन भी नहीं होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा 4। अ बॉब इज हॉरिजॉन्टल प्लेन, मास ऑफ अ स्ट्रिंग, और उसकी जो स्पीड है वो इतनी है, टेंशन इन द स्ट्रिंग इज टी, द स्पीड बिकम इतना वाइल कीपिंग सेम रेडियस, द टेंशन इन द स्ट्रिंग बिकम, ठीक। सपोज हमारे पास एक यहाँ पर एक बॉब है और उसको क्या कर रहा है कि घुमा रहा है एक स्ट्रिंग से, उसमें टेंशन टी है। जब टी टेंशन है तब उसकी जो विथ एन इनिशियल स्पीड ऑफ, अच्छा ठीक, अच्छा अगर आरपीएम है, रोटेशन पर मिनट, रेडियन पर सेकंड हो जाएगा, ठीक।
तो हमें ये पता है कि अगर ये वेलोसिटी v है t पर, वेलोसिटी सपोज v1 है, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, अच्छा ये टेंशन है, टेंशन इसको इस तरफ खींचेगा, हाँ इस तरफ खींचेगा, तो जो टेंशन है वही तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, mv²/r होता है। और हमें पता है v क्या होता है, ω/r होता है, तो ये हमारा हो जाएगा। और फिर क्या कह रहा है कि अगर हम लोग रेडियस सेम रखें, इफ़ द स्पीड बिकम इतना वाइल कीपिंग रेडियस सेम द टेंशन इन द स्ट्रिंग, हमें नया टेंशन बताना है। अगर रेडियस सेम होगा लेकिन उसकी स्पीड 2 ओमेगा हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, और m ओमेगा स्क्वायर आर क्या है हमारा t, तो इसका मतलब जो नया टेंशन आएगा वो कितना होगा 4t के बराबर होगा। तो इसका जो सेकंड ऑप्शन है 4t के बराबर। अब फोर्स डिफाइन, अच्छा फोर्स डिफाइन किया गया है ऑन अ पार्टिकल एट अ गिवन टाइम पीरियड, टाइम t, द फैक्टर विच इज़ डायमेंशनलेस, हमें डायमेंशनलेस फैक्टर बताना है। ठीक है, तो बताते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें पता है कि जो सेम क्वांटिटी के वो होते हैं, क्या बोलते हैं, सेम क्वांटिटी की चीज़ें ही प्लस होती हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट सेम क्वांटिटी की चीज़ें ही होती हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो बीटा टी है इसका डायमेंशन फोर्स के बराबर होना चाहिए, और फोर्स क्या होता है एम ए होता है, ठीक है, ये फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब बीटा का जो डायमेंशन आएगा वो कितना आएगा mL/t-3 आ गया, और जो अल्फ़ा टी स्क्वायर है इसका डायमेंशन भी फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो इसका मतलब अल्फ़ा का जो डायमेंशन आया वो कितना mL/t-4 आया, और हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनानी है। तो डायमेंशन लेस क्वांटिटी बनेगी कैसे, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग ये सब चीज़ें भूल भी, एक तरीके से ये सब चीज़ें अगर हम लोग हटा दें, चलो इसको हटाते हैं, कोई और आसान तरीका ढूंढते हैं, ठीक। तो अच्छा ये अल्फ़ा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी तभी प्लस होगी जब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो इसका मतलब जो अल्फ़ा का डायमेंशन है, सपोज़ कुछ है, एक अल्फ़ा का डायमेंशन कुछ है, वो किसके बराबर होगा, जो बीटा का डायमेंशन है टाइम्स t-1। कुछ समझ आ रहा है ना, मतलब कि ये दोनों तभी प्लस होंगे जब इन दोनों का डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। और अगर अल्फ़ा का डायमेंशन, उसके लिए क्या होना पड़ेगा, डायमेंशन सेम होने के लिए अल्फ़ा का डायमेंशन इसके बराबर होना ही पड़ेगा, क्यों, क्योंकि बीटा टी है, और अगर अल्फ़ा डायमेंशन मैं यही रख दूँ तो ये पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन क्या हो जाएगा, इस पूरी क्वांटिटी का डायमेंशन बीटा टी हो जाएगा, और तब तो दोनों डायमेंशन सेम ही हो गया। और हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी चाहिए, तो इससे हम लोग का क्या आ जाएगा, जो टी का डायमेंशन आया वो हम लोग का कितना आ गया, वो हमारा आ गया बीटा अपॉन अल्फ़ा। और अगर हमें डायमेंशन लेस क्वांटिटी चाहिए तो इस पूरी चीज़ को हम लोग टी से डिवाइड कर दें, बस डायमेंशन लेस क्वांटिटी हमें मिल जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्फ़ा टी आ गया। तो जो हमारा, ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कितना होगा, अपॉन टी अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा अपॉन बीटा टी, टी तो एक बार नीचे आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, गड़बड़ क्या है, अल्फ़ा टी बाई बीटा, हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा अगर सपोज़ ऐसा कुछ ले लेते हैं, जैसे ये है, सपोज़ जो एंगल का डायमेंशन होता है वो हमें पता है डायमेंशन लेस होता है, n0 l0 t0, तो 1 अपॉन जो एंगल का डायमेंशन होगा वो भी तो डायमेंशन लेस ही होगा एक तरीके से। तो इसका मतलब क्या होगा, ये अगर डायमेंशन लेस है तो अल्फ़ा टी बाई बीटा ये भी डायमेंशन लेस होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो हमारा सेकंड ऑप्शन है वो होगा हमारा सही, अल्फ़ा टी बाई बीटा। और इसको अगर उस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुझे लंबा लगा तो मैंने इससे किया। अगर हम लोग सही मतलब
जो तरीके हैं उस तरीके से किया जाए तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा टी स्क्वायर जो होगा वो हमारा होगा एम एल टी माइनस 2, तो अल्फ़ा क्या हो जाएगा एम एल टी माइनस 4। और ऐसे ही हमारा जो बीटा होगा वो हमारा एल ये हो जाएगा। और डायमेंशन लेस क्वांटिटी चाहिए तो अगर हम लोग बीटा बाई अल्फ़ा कर दें या फिर अल्फ़ा बाई बीटा करें तो अल्फ़ा बाई बीटा हमारा कितना आ गया 1/t। और हमें डायमेंशन लेस चाहिए तो दोनों तरफ हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो गया अल्फ़ा टी बाई बीटा, ये हमारा डायमेंशन लेस क्वांटिटी हो गई। सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वैसे इससे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पहला वाला आप तरीके से करें तो थोड़ा कम टाइम लगेगा और चीज़ें हो जाएंगी। A small telescope has an objective of focal length 140 centimeter and eyepiece of focal length इतना। The magnifying power of the telescope, हमें मैग्नीफाइंग पावर बताना है टेलीस्कोप का। तो हमें पता है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप क्या होता है, ऑब्जेक्टिव का और ठीक है ऑब्जेक्टिव और जो फोकल लेंथ का पीस है उसका जो है उसको वो होता है डिवीज़न। तो इसका कितना हो जाएगा 140/5 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में तो कोई दिक्कत नहीं यूनिट की। तो यहाँ पर क्या होगा 5 8 मतलब 28। तो ये होगा इसकी मैग्नीफाइंग पावर। डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है ये तो। 2 ईटर्स ए एंड बी हैव पावर रेटिंग ऑफ इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली दो। अच्छा पहले उनको कनेक्ट किया गया सीरीज़ में, फिर उसको किया गया पैरेलल में और फिक्स्ड पावर सोर्स, ठीक है। द रेशियो ऑफ पावर आउटपुट ऑफ दीज 2 केसेस। अच्छा हमें ये पता है कि अगर दो चीज़ का हमें पावर दिया, सपोज P1 और P2 हमें दिया हुआ है, तो अगर वो लोग सीरीज़ में जुड़ेंगे तो जो नेट पावर होगा वो कितना हो जाएगा, वो ऐसा होता है कि ऐसा 1/P = 1/P1 + 1/P2 ऐसा होता है। अगर वो दोनों पैरेलल में जुड़े होंगे तब कितना होता है, तो वो हो जाता है P1 + P2। और हमें इसी का रेशियो पूछा है, तो पहले वाले केस में क्या हो जाएगा P1 × P2/P1 + P2। और यहाँ क्या हो जाएगा P1 + P2। तो यहाँ पर क्या हो गया P1 हमारा कितना है 1 और 2 दिया है, तो बस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2/3 का स्क्वायर। तो क्या हो गया 2:9 हो गया। तो ये हमारा होगा 2:9। If the plates of parallel plate capacity connected to a battery are removed close to each other, ठीक है, connected to a battery are moved close to each other then, ठीक है। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है और उसके बाद क्या किया कि जो प्लेट्स हैं इसको एक दूसरे की तरफ मूव कर दिया। सपोज यहाँ पर आ गया, तो हमें बताना क्या क्या चेंजेस आएंगे, ठीक। अच्छा अगर बैटरी हटाई नहीं गई, ये सपोज V वोल्ट है, अगर बैटरी हटाई नहीं गई तो जो वोल्टेज है उसमें तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, वोल्टेज तो सेम रहेगा, ठीक। तो अच्छा वोल्टेज कहीं सेम दिख रहा है क्या यहाँ पर कहीं, वोल्टेज पोटेंशियल रिमेन्स द सेम। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल। अच्छा ये तो रेशियो पूछ लिया है, ठीक है। ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हमें पूरा ऐसा सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो करके देखते हैं। तो Q क्या होता है CV होता है। अच्छा और C क्या होता है, C हमारा होता है ε0 A/d, ठीक। अगर हम लोग D कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा D कम होगा तो C हमारा कैपेसिटेंस बढ़ेगा। तो कैपेसिटेंस कहाँ बढ़ रहा है C ऑप्शन सही होगा। तो इसका मतलब ये सही होगा या तो ये सही होगा। A को दिखने की जरूरत ही नहीं, B और E की बात कर लेते हैं। तो B और E द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़ डिक्रीज। अच्छा एनर्जी क्या होता है ½ CV²। तो ½ CV², V में चेंज आ नहीं रहा, C तो बढ़ा रहा है, तो ये तो गलत बात हो गई। कहाँ चला गया, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज़ डिक्रीज, तो B गलत होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, मतलब A C and D। ये तो चलो ऐसे निकल आया, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। द चार्ज स्टोरेज इंक्रीज, ठीक है। तो Q क्या होता है CV। अच्छा C बढ़ेगा तो ये तो चलो सही है, ये हम लोग दे चुके हैं। द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स, अच्छा रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, ये तो सेम नहीं होगा,
वी कांस्टेंट है, मतलब सेम नहीं होगा। वी कांस्टेंट है, सी तो बढ़ रहा है, तो ये रेशियो बढ़ना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा, डी गलत हो गया। ई हम लोग अच्छा ई नहीं देखे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज इंक्रीज, चार्ज और वोल्टेज जो होगा इसका प्रोडक्ट इंक्रीज होगा। अच्छा, तो क्यू क्या होता है, सी वी। सी वी इसका सी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, तो ये सही है। तो क्या होगा, ए सी। वैसे होने को तो तुरंत ही हो जाए, लेकिन मैंने कहा कि पूरा एक बार बता देते हैं अगर और ऑप्शंस में कोई दिक्कत। A seat is placed on a horizontal surface in front of a strong magnetic pole. A force is needed to. अच्छा, सपोज यहाँ पर एक मैग्नेटिक पोल है, सपोज ये नॉर्थ है, मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, साउथ है, यहाँ पर एक सीट रखा हुआ है। ठीक है, एक सीट रख देते हैं, सीट। अब क्या कह रहा है, किस केस में हमें एक फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी। अ फोर्स इज नीडेड टू, ठीक है, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज़ अ मैग्नेटिक। ठीक है, अगर ये मैग्नेटिक होगा तब तो करना ही पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा मैं, तो ये तो सही है। ठीक, होल्ड द सीट देयर इफ इट इज़ नॉन मैग्नेटिक। अच्छा, नॉन मैग्नेटिक है तब तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि क्या बोलते हैं, सीट उसको हमें रोकना पड़ेगा। अगर नॉन मैग्नेटिक है तब उससे क्या लेना था, सपोज ये रबर का होता तब तो कोई इफेक्ट ही नहीं आ रहा, तो बी गलत होगा। यहाँ पर फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज़ अ कंडक्टिंग। अच्छा, मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज़ अ कंडक्टिंग। अच्छा, ठीक, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये समझने वाली बात ये है कि इसमें कहना क्या जाता है। सपोज मैं सीट को यहाँ से यूनिफॉर्म वेलोसिटी से इधर खींचने लग रहा, अगर मैं खींचने लग रहा तो यहाँ पर क्या होगा, एडी करंट्स जनरेट होंगे, और ये नॉर्थ पोल है तो यहाँ पर साउथ पोल बनने की कोशिश करेगा, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे तो मुझे एक फोर्स लगाना ही पड़ेगा ताकि मैं इसको और आगे उसी वेलोसिटी से खींचता रहूँ, तो ये सही चीज़ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा सी है, सी भी हमारा सही है। मूव द सीट अवे फ्रॉम द पोल विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ इट इज़ बोथ नॉन कंडक्टिंग एंड नॉन पोलर। ठीक है, अगर नॉन कंडक्टिंग है, सपोज ये रबर का है, तब तो कोई ईडी करंट जनरेट ही नहीं होगा, तब क्या फोर्स लगाना, तब तो इधर मूव करते रहो, कोई एक्स्ट्रा फोर्स लगाना ही नहीं है, तो डी गलत है हमारा। तो मतलब डी में फोर्स हमें नहीं लगाना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, तो हमारा कौन कौन सा सही है, ए और सी सही है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा ए एंड सी। चूज द करेक्ट सर्किट टू अचीव द। अच्छा, व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बैलेंस हमें कौन सा सर्किट ला के दे देगा। अगर हम लोग पहला वाला देखें तो पहले में क्या है कि यहाँ से करंट जाएगा जाएगा जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, यहाँ से भी जाएगा, लेकिन व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा कुछ बन रहा है यहाँ पर 10/15 10/5 नहीं बन रहा है। ठीक है, इसमें देखते हैं, इधर से करंट गया, इधर भी जाएगा, इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिवर्स बायस में लगा है, तो ये तो नहीं देगा। इसमें क्या है, यहाँ से जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, और यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, और जब ये यहाँ से जाएगा तो क्या है कि इसकी रेसिस्टेंस तो काफ़ी कम है, तो एक तरीके से क्या है, ये एक तरीके से वायर की तरह काम करने लगे, यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस लगा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से चला जाएगा, और हम लोग ये वाला केस देखें तो यहाँ से करंट गया, यहाँ से गया, यहाँ से तो जाएगा, यहाँ से जाएगा नहीं, रिवर्स बायस में लगा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो नहीं होने वाला, और ये भी, अच्छा ये भी रिवर्स बायस का था केस, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें भी, तो ये दोनों तो नहीं होने वाला। और इसमें क्या है, इस वाले केस में ये एक वायर की तरह बिहेव करने लगा, तो यहाँ पर कोई रेसिस्टेंस रह ही नहीं जाएगी, तो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बना ही नहीं पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या, सबसे एक्यूरेट जो आंसर है वो हमारा 1 ही बन रहा है, जिसमें कि यहाँ से जाएगा, भले इसका रेशियो अगर हम लोग देखें 10/15 वो कितना आ गया 2/3, और 10/5 वो हमारा आ गया 2, भले इससे बहुत कम है, सपोज़ ये वाला ज़्यादा है, ये वाला कम है, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जो यहाँ पर ये लगा है ना हमारा डायोड, इसका भी कुछ ना कुछ छोटा सा रेसिस्टेंस होगा, अगर हम लोग उस रेसिस्टेंस को मिला दें
तो यहाँ 5 प्लस सम स्मॉल क्वांटिटी एप्सिलॉन होगी, या फिर डेल्टा आर मान लें। तो इसका मतलब क्या होगा, नीचे वाला कुछ बढ़ा तो ये चीज़ कम होने लगेगी, और ये कम होके यहाँ पर आ सकती है, यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनी हुई है, लेकिन और सब में तो डायरेक्ट रिजेक्ट ही हो जा रहा है पॉसिबिलिटी। तो इसका मतलब क्या हो गया, सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन हमारा 1 है। इसमें क्या कह रहा है, अ मैग्नेटिक बार ऑफ यंग मॉडुलस, ठीक है, ये है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, वो हमारा ये है, लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये है, और हीट किया गया उसको इतने से इतना विदाउट एक्सपेंशन, द कंप्रेहेंसिव फोर्स डेवलप, ठीक है। सपोज क्या किया है इन लोगों ने, एक मेटेलिक बार ली और उसको यहाँ से किसी चीज़ से अटैच कर दिया, सपोज एक वॉल से या फिर जिससे, और यहाँ नीचे उसको हीट करने लगे। अब क्या हीट करने पर ये एक्सपैंड होने की कोशिश करेगा, लेकिन इसको जो है एक्सपैंड होने नहीं देंगे ये लोग। तो क्या यहाँ पर फोर्स डेवलप्ड होगा, कंप्रेसिव फोर्स, वो हमें बताना है। अच्छा हमें ये बताएं, यंग मॉडुलस क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल ये होता है। और हमें ये भी पता है जो थर्मल लीनियर एक्सपेंशन होता है, उसमें जो एक्सपेंशन होता है वो कितना होता है, अल्फ़ा एल डेल्टा टी। तो ये हम लोग यहाँ पर अगर लगा दें तो ये कितना हो जाएगा, फोर्स बाई ए एल अल्फ़ा एल डेल्टा टी, एल एल कैंसिल हो जाएगा, फोर्स, अच्छा हमें फोर्स ही निकालना है ना, तो कंप्रेसिव फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट फोर्स ही निकाल लें। तो यहाँ पर हम लोग का जो फोर्स आएगा वो कितना आएगा, ए वाई अल्फ़ा डेल्टा टी बाई, अच्छा ये सब पूरा उधर ही चला गया तब तो कुछ नहीं। तो यहाँ पर वाई कितना है हमारा, वाई 0.5 इंटू 10⁻11, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना दिया हुआ है, 10⁻³ और अल्फ़ा है 10⁻⁵, डेल्टा टी हमारा 100 हो गया, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ से आ जाएगा, और आएगा कितना हमारा फोर्स आएगा, वो आएगा 5 इंटू 10⁵, ये हो गया 6, 7, 8 हो गया, और ठीक है ये 100 है। तो कितना आ गया, 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन, जिसको हम लोग 50 इंटू 10⁻³ न्यूटन भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेकेंड ऑप्शन है वो हमारा। द प्रॉपर्टी, अच्छा प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, विच इज़ नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अच्छा अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फ्री स्पेस में ट्रैवल कर रहा है तो कौन सी प्रॉपर्टी इस पर लागू नहीं होती है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि दे आर, अच्छा नॉट है, नॉट ट्रांसवर्स इज नेचर, ये तो होता है, ट्रांसफर्स होता है नेचर द, ठीक है यहाँ का लगाते हैं क्योंकि हमें गलत ऑप्शन ही चूज़ करना है। द एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सही है। और ट्रेवल स्पीड, ठीक है ये तो हमें पता है, स्पीड ऑफ लाइट, दे ओरिजिनेट फ्रॉम चार्जेस मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, ये तो गलत बात है, यूनिफॉर्म स्पीड से नहीं होता है, विथ वेयरिंग स्पीड होता है, या फिर एसेलरेटिंग पार्टिकल्स जो होते हैं उससे जो है दोनों ही जनरेट होते हैं। सपोज एसेलरेटिंग पार्टिकल है, ऐसा एक ग्राफ बनता है ना, ऐसा, ठीक। और यहाँ पर क्या होता है, ठीक, तो ये हमारा हो जाता है
डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो हमारा होगा वो, मतलब इसमें नॉट करेक्ट पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा, 4 वाला नॉट करेक्ट है, तो 4th ऑप्शन हमारा सही। A parallel plate capacitor is charged by connecting it to a battery through a resistance. If I is the current in the circuit, then the gap between the plates. Okay. Then the gap between the plates, there is no current. गैप क्या पूछा है, अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है, उसको कनेक्ट किया गया एक बैटरी से और रेसिस्टेंस आई जो है करंट इन अ सर्किट है, देन गैप बिटवीन द प्लेट्स देयर इज़ नो करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ द मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोस थ्रू सेम डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की एक तरीके से, डिस्प्लेसमेंट का, अच्छा मुझे पता है जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो कैपेसिटर के अंदर जाएगा, सपोज ये लगा हुआ है तो इसमें तो करंट की डायरेक्शन ही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट करंट की डायरेक्शन भी सेम ही होती है और उसका मैग्नीट्यूड भी सेम होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड इक्वल टू आई फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, तो मतलब सेकंड ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, ये तो गलत है, डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ मैग्नीट्यूड ग्रेटर देन आई, ये तो नहीं होगा, देयर इज़ नो करंट, नो करंट, करंट तो होता है ना, तभी तो डिस्प्लेसमेंट करंट बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है, आर दिया है, सर्कुलर ऑर्बिट इतना, ठीक है, इसको देखते हैं। सपोज ये हमारा अर्थ का सरफेस है, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, ये हमारा अर्थ है, ये हमारा आर है, और क्या कह रहा है कि सपोज यहाँ पर एक सैटेलाइट है m मास का और इसको हमें लॉन्च करना है और ऑर्बिट में पहुंचाना है जो कि 2r फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 2r हो गया और यहाँ पर हमें इसको पहुंचाना है और ये यहाँ पर आके ऐसा घूमना चालू कर देगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा देंगे। सपोज हम लोग ने यहाँ पर जो इसको एनर्जी दी वो हम लोग ने दी के, या फिर ठीक है के काइनेटिक एनर्जी देंगे उसे। तो जो इस पॉइंट पे एनर्जी है टोटल एनर्जी और इस पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम एनर्जी हमें बतानी है, तो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या होगा, सपोज ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 2 है, तो पॉइंट 1 पर जो टोटल एनर्जी है वो कितनी है, -g/r प्लस काइनेटिक एनर्जी, और पॉइंट 2 पर जो है वो कितनी है। अच्छा, अगर वो ऑर्बिट कर रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो हाफ ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगी, ये अपॉन 2, आर कितना हो जाएगा 2 + r, तो ये 3 हो जाएगा इंटू 3r। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा -gmm/6r प्लस, अच्छा टोटल एनर्जी तब तो काइनेटिक की बात ही नहीं है, तब तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मिला कर ही है ना टोटल एनर्जी, वो हाफ मतलब पोटेंशियल एनर्जी के हाफ के बराबर होती, तो ये हो गया। तो हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमारी कितनी आ गई, वो हमारी आ गई -gmm/r, कॉमन ले लें अगर हम लोग तो 1 - 1/6, तो ये कितनी आ गई। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है क्या, ये यहाँ गया तो प्लस हो जाएगा और मैंने माइनस बाहर निकाला, अच्छा ये प्लस होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा gmm, ये 6r हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, तो ये हमारी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये हो जाएगा हमारा ये वाला 5g कैपिटल R ऑन 6r। An iron bar of length L has magnetic movement कैपिटल M इज बेंड, मिडल से बेंड किया गया और 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। द मैग्नेटिक मूवमेंट दिस न्यू मैग्नेटिक, अच्छा सपोज यहाँ पर हमारे पास मैग्नेट पहले से ही था एक, ये हमारा मैग्नेट था और इसको हमने क्या किया, मिड पॉइंट से आधा कर दिया, सपोज ऐसे आधा कर दिया, क्या साउथ है ये नॉर्थ है, ये 60 डिग्री है। तो हमें यहाँ पर क्या था,
यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट थी वो कैपिटल एम था, और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक मूवमेंट बताना है इस वाले के लिए। इस वाले के लिए जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कितना होगा, और हमें अच्छा चीज़ें क्या पता है, जो एम होता है वो स्मॉल एम इंटू एल होता है। सपोज इसका लेंथ जो है एल था, ठीक है, और इसको जब मोड़ा गया तो ये L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, और जो ये लेंथ है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, ये भी L/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा वो कितना होगा, एम एल नेट, और एल नेट क्या है यहाँ पर L/2 है, तो यहाँ पर क्या होगा एम L/2, तो ये हो जाएगा कैपिटल M/2। तो इसका मतलब क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो होगा कैपिटल M/2। फ्लोइंग ग्राफ टीवी कर्व को शो कर रहा है P1 P2 P3, और उसका कंपेयर करना चार्ल्स लॉ, ठीक है। हमें क्या पता है, PV इक्वल टू NRT, और यहाँ पर T और V का है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, T y एक्सिस पर है तो T/V ये हमारा हो जाएगा NR/P, T/V, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये एक तरीके से स्लोप हो गया। T/V जो है, ये जो TV ग्राफ है इसका स्लोप ही तो है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, जितना ज़्यादा P होगा उतना कम स्लोप होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, जिसका स्लोप सबसे ज़्यादा है वो सबसे कम वाला P है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा P1 है वो स्मॉलर देन है P2 से, और P3 सबसे ज़्यादा है, क्योंकि P3 का स्लोप सबसे कम है, θ1 θ2 θ3। तो इसका मतलब क्या हो गया, P3 हमारा सबसे बड़ा, फिर P2 फिर P1। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही। T/P इक्वल टू NRT T/V। अच्छा, यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ कुछ कैलकुलेशन का डिफरेंस, कैलकुलेशन का कुछ दिक्कत है यहाँ पर। तो PV जो हमारा है, PV होता है NRT, और हमें TV का बताना है। तो T/V जो होगा वो हमारा होगा P/NR, ठीक। P जितना ज़्यादा होगा तो ये जो एक तरीके से स्लोप हो गया TV ग्राफ का, तो ये भी इतना ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब जितना ज़्यादा स्लोप होगा उतना ही ज़्यादा हमारा P होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, P1 हमारा सबसे बड़ा है क्योंकि P1 का स्लोप सबसे ज़्यादा है, फिर P2 फिर P3, तो P1 फिर P2 फिर P3। तो नहीं, ये नहीं, P1 P2 P3 फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू इतना, सो ठीक है। द पीक करंट इन द सर्किट इज नियरली, पीक करंट हमें बताना। तो पीक करंट क्या होगा, पीक करंट होगा √2 टाइम्स IRMS, और IRMS क्या होता है, VRMS अपॉन XC, और VRMS कितना है 210, और XC क्या हो जाएगा, XC हो जाएगा हमारा 1/ω/C, तो ω/C हमारा ऊपर आ जाएगा। तो कितना हो गया ये, √2 210, और ओमेगा क्या है हमारा, ओमेगा, ठीक है, ओमेगा 2πμ होता है। फ्रीक्वेंसी दी है क्या, फ्रीक्वेंसी अच्छा दी है, तो ये हमारा हो जाएगा 2πμ, और C कितना दिया है हमारा 10 × 10⁻⁻6। ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं। अगर कैलकुलेट करेंगे थोड़ा लंबा पड़ जाएगा क्या, लंबा देखते हैं, लंबा तो नहीं, हाँ ये पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। 7 से कट जा रहा है ना, बिल्कुल 7 3 × 21, तो कितना होगा ये सब, 52 या 100 हो जाएगा, 6660 √2 10⁻³ और ठीक है, इसको 1.414 × 66।
8 9 10 13 9, ये 9 होगा, तो ये आ गया। और 9 तो सिर्फ इसी में दिख रहा है। वैसे देख लेते हैं ये सही है कि गलत है, मतलब पूरा कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 10⁻³ था, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पॉइंट लगना चाहिए। कहाँ पर गड़बड़ हो रही है? 10⁻⁶, यहाँ पर तो कोई गड़बड़ नहीं। 10⁻�6 है और 50 हर्ट्ज़ है। 10⁻�6 50 हर्ट्ज़ है और 110 ये हो गया। और 50 2 जा 100, ये भी ठीक था। गड़बड़ कहाँ हुई फिर? -3, कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है मुझे। कहाँ पर है? 2 ओमेगा से ओमेगा होगा 2πμ 2πμ डिवाइड बाय 210 माइक्रोफैराड। -6 है, तो 10 50 100 5 कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक है मेरे ख्याल से, बाकी होगा ऐसे ही। और यहाँ पाई पता नहीं क्यों ये लोग 3.14 दिए हैं। अगर ये 22/7 हो तो ये वाला जो टर्म है इसको काटने में आसानी होगी। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक मुझे लग रही है, लेकिन ऐसा ही अप्रोच ऐसा ही होना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं फिर। द मास ऑफ द बॉल सिंपल, ठीक है, इंक्रीज थ्राइस दिस ओरिजिनल मास। लेंथ जो है आधा कर दिया जाए, तो जो न्यू टाइम पीरियड होगा वो इतना टाइम्स होगा ओरिजिनल टाइम पीरियड के। ठीक है, हमें टाइम पीरियड पता है सिंपल, पेंडुलम का 2π√L/g। अगर L/g है इसमें तो मास का कहीं टर्म ही नहीं आ रहा है, तो जो T डैश होगा वो हमारा क्या होगा? 2π√। और लेंथ की क्या बात की? लेंथ इज मेड हाफ। अगर लेंथ हाफ कर दी गई तो ये हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? 1/√2 इंटू T आएगा। और इसको हम लोग और कैसे ले सकते हैं? T डैश इजल टू 2, अच्छा 2 नहीं, √2/2 इंटू T। यही तो टाइम से हमें दिया हुआ है, और ये हमें दिया हुआ है x/2 के, तो मतलब s की वैल्यू आ जाएगी √2। तो सेकंड मास तो इसमें ऐसे ही दिया है कि मास का कुछ काम है नहीं इसमें। और इसमें क्या कह रहा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हमें मोशन ऑफ अ बॉडी, और हमें एक्सीलरेशन का बताना है, एक्सीलरेशन और टाइम का ग्राफ बताना है। अच्छा, अगर हम इस ग्राफ में ध्यान से देखें, सपोज अच्छा इसको कुछ नाम, इसका नाम दे देते हैं कुछ। सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, पॉइंट C है, ये पॉइंट हमारा D। ठीक, अगर ये जो मोशन है यहाँ से यहाँ, ठीक है, VT ग्राफ है। अगर हम लोग A से B मोशन देखें तो इसका क्या है? वेलोसिटी बढ़ रही है A से B में, तो इसका मतलब क्या होगा? A से B वाले पोर्शन में A पॉजिटिव होगा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं। ठीक है, A जो एक्सीलरेशन है वो A से B वाले पोर्शन में ग्रेटर देन 0 होगा। और जो BC वाला पोर्शन है उसमें तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो इसका मतलब क्या? एक्सीलरेशन 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जो एक्सीलरेशन है BC वाले पोर्शन में वो हमारा 0 के बराबर है। और जो ये पोर्शन है C से D वाला, इसमें क्या है? एक्सीलरेशन स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी धीमे धीमे कम हो रही है। और एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल। तो अगर ये चीज़ कम हो रही है तो इसका जो डिफरेंस होगा वो तो निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? जो CD वाला पोर्शन है उसमें जो एक्सीलरेशन है वो स्मॉलर देन 0 होना चाहिए। तो अब देखते हैं कौन से ग्राफ में ऐसा कुछ दिखता हुआ हमें ऐसा मिल रहा है। ये तो नहीं होगा, इसमें भी 0, पहले तो 0 नहीं आ रहा, पहले आना नहीं चाहिए 0 आना चाहिए बीच वाले चीज़ में, ये हो सकता है। और ये क्या है कि बाद में आखिरी वाले पोर्शन में ग्रेटर देन 0 है, जो कि ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा? थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। सो ये था, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। और इसमें सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से कवर हो गए। और बस ये सवाल था कि इसका मेरे ख्याल से कैलकुलेशन मिस्टेक ही कहीं लग रहा है, क्योंकि बाकी अप्रोच तो ऐसे ही होगी, कैलकुलेशन मिस्टेक अभी मैं पकड़ नहीं पा रहा हूँ। बाकी इसको ऐसे कर सकते हैं। और बाकी अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो होगी जो नीट का भी रीनीट हुआ है,
जो रीनीट हुआ है ना, रीनीट या फिर मतलब कुछ ही लोग का हुआ है रीनीट, मतलब ऐसा पूरा नहीं हुआ। तो रीनीट के जो सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, क्योंकि मैंने उसमें देखा कुछ सवाल तो अभी जो पिछला नीट हुआ था उसी से ही रिपीट हो रहा था। तो उसमें कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस अराउंड 20 हैं, उनको मैं डिस्कस करूँगा और वो वीडियो आ जाएगी 10-15 दिन में मेरे ख्याल से आएगी, और उसको डिस्कस करेंगे। और बताइएगा कि ये कैसा लगा, मतलब अगर कोई भी सवाल में कोई दिक्कत है समझने में, कोई सवाल में कोई दिक्कत हुई हो या फिर उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और देखते हैं, ये वीडियो मैं लाऊंगा, इसमें डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में, मतलब क्योंकि पूरा पेपर डिस्कस करना कोई ऐसा समझदारी की बात तो नहीं लगती मुझे, क्योंकि मैंने खुद देखा रीनीट का जो पेपर था, तो उसमें काफ़ी सवाल ऐसे थे जो बस एक तरीके से कॉन्सेप्ट वैसा ही, उसी सवाल को थोड़ा इधर उधर करके उन्होंने दिया। तो 20 सवाल हैं जो थोड़े अच्छे लगे, तो उसको मैंने लिया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।